हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में आज चैप्टर 4 को कंटिन्यू करेंगे, शेयर एंड डिबेंचर्स को। हमने सेक्शन 53 करे थे, मतलब कि हम करे इम्पॉर्टेंट रहते, उसमें लास्ट सेक्शन हमने 53 करा था। उसके बाद 54 सेक्शन आता है जो कहता है इशू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स। इसके थोड़ा लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में थोड़ा जाना था, यहाँ हम उसको अच्छे से समझेंगे। स्वेट इक्विटी शेयर होते क्या है, वो सेक्शन 2 क्लॉज 88 में डिफाइन है। स्वेट इक्विटी शेयर्स इज सच इक्विटी शेयर्स इशूड बाय कंपनी टू डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज़। ये डायरेक्टर और एम्प्लॉयज़ को ही दिया जाता है एट अ डिस्काउंट फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी कि जब हम किसी भी एम्प्लॉय या डायरेक्टर से कोई कैश के बिना कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो वहाँ हम स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। लेकिन हम कैश के बदले क्या ले रहे हैं, या तो उनसे नाव हाव ले रहे हैं। नाव हाव एक तरीके से उनकी कोई नॉलेज या उनका कोई प्रोफेशन में है, उस प्रोफेशन को हम अपनी कंपनी के लिए यूज़ कर रहे हैं। या फिर आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो मतलब कि कोई राइट्स हैं उसको हम ले रहे हैं। या कोई वैल्यू एडिशन, यानी कि ऐसे बहुत तरीके के राइट्स होते हैं या वैल्यू एडिशन होता है, उनसे फ़ायदा ले रहे हैं हम। ये आप सिंपल समझ लीजिए, इसको याद रखना तो ज़रूरी है, लेकिन आप सिंपल समझ लीजिए कि हम उनसे कोई राइट्स ले रहे हैं या उनके कोई फ़ायदे हैं, वो कोई बड़े प्रोफेशनल्स हैं, उनको हम अपनी कंपनी में ले रहे हैं। हमारे पास इतना वो नहीं है, बजट नहीं है कि हम उनको सैलरी दे सकें, तो हम उन्हें स्वेट इक्विटी शेयर्स देते हैं जो कि डिस्काउंट में देते हैं, ताकि कंपनी से जो भी करेंगे वो उसमें उनका फ़ायदा होगा, क्योंकि शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो बाद में जाके जब हमारा काम हो जाएगा तो उनका काम हो जाएगा, वो उसको बेच भी सकते हैं, जिससे उनका फ़ायदा है। उसके बाद आता है प्रोविजंस क्या हैं, मतलब कि स्वेट इक्विटी शेयर्स हम इशू कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो उसको ऑथराइज़ कराना पड़ेगा एसआर पास करके। एसआर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके ही हम ऑथराइज़ इशू कर सकते हैं। रिजोल्यूशन स्पेसिफाइड्स नंबर ऑफ शेयर्स, कंसिडरेशन इफ़ एनी, करंट मार्केट प्राइस, इशू टू होम। हमें एसआर में क्या क्या बताना पड़ेगा डायरेक्टर को बताना पड़ेगा कि हम शेयर्स किसको इशू कर रहे हैं, इशू टू होम, नंबर ऑफ़ शेयर्स, कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं, कंसिडरेशन क्या है। अगर है तो मान लो कि हम कुछ ले रहे हैं, कुछ कम पैसे ले रहे हैं लेकिन ले रहे हैं शेयर्स के बदले, तो या कुछ और दूसरी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, तो उसमें हमें वो भी मेंशन करना पड़ेगा एसआर इशू करते स्पेशल रिजोल्यूशन के समय, कि हम क्या कर रहे हैं रिजोल्यूशन में। मतलब हमारे जो मेंबर्स हैं उनको बताना पड़ेगा कि हम कितने नंबर ऑफ़ शेयर्स इशू कर रहे हैं, क्या कंसिडरेशन है भी कि नहीं है, अगर नहीं है तो वो भी बताना पड़ेगा। करंट मार्केट प्राइस क्या है, कहीं हम मार्केट प्राइस है उससे भी कम में तो नहीं दे रहे, मतलब कि कोई ऐसी वैल्यू है कि जो मेंबर्स को बेनिफिट ना लग रही हो मार्केट प्राइस से, तो वैसे तो नहीं दे रहे। क्या किसको इशू कर रहे हैं, वो सब हमें उसको कंपनी को बताना पड़ेगा। इक्विटी शेयर लिस्टेड इशू एज पर सेबी रेगुलेशन एंड अदरवाइज कंपनीज रूल। अगर कोई कंपनी लिस्टेड है तो सेबी के रूल्स रेगुलेशंस को सब अप्लाई करेगी, उसने जो भी कहा होगा इसके बारे में वो अप्लाई करेगी, उतना हमें जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे सेबी एक्ट तो है नहीं। तो और अदरवाइज कंपनीज रूल, और अगर जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं वो भी इशू कर सकती हैं, लेकिन उन्हें कंपनीज रूल के वो रूल्स को अप्लाई करना होगा। कंपनी रूल्स में जैसा भी लिखा होगा वो उसको ही मानेंगे, उसी हिसाब से कर सकते हैं। SES स्वेट इक्विटी शेयर्स टू रैंक पारी पासु विद द इक्विटी शेयर्स। पारी पासु मतलब होता है इक्वल राइट्स, यानी कि इक्वली ट्रीटेड एज नॉर्मल इक्विटी शेयर होल्डर्स। मतलब कि हमारे पास जो बाकी शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं के जैसे हम उनको भी ट्रीट करते हैं। ये नहीं कि उन्हें स्वेट दिया है मतलब कि वो कम लेवल के हुए, ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब बराबर ही होते हैं। हम उसी शेयर्स को उनको कम में रेट देते हैं और इसलिए हम उनको समझते भी एक ही बराबर है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको पेपर में लिख के आएंगे तो आपके नंबर मिलने के ज़्यादा अच्छे चांसेस हो सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा। रैंक पारी पासु यानी कि एक बराबर। उसके बाद आता है हमारा इसके रूल्स क्या हैं, कंपनीज एक्ट में क्या रूल दिए हैं। तो रूल 8 कहता है इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स के बारे में कहता है। एम्प्लॉय मीन्स, यानी कि सबसे पहले उसमें डिफाइन किया गया कि एम्प्लॉय कौन होते हैं। एम्प्लॉय इज़ अ परमानेंट एम्प्लॉय, डायरेक्टर
परमानेंट एम्प्लॉय वो इंडिया का भी हो या आउटसाइड इंडिया हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर हो, यानी कि हमेशा कंपनी के लिए काम करता हो या कभी कभी करता हो। अबव पर्सन होल्डिंग और सब्सिडरी, यानी कि जो कंपनी है उसके होल्डिंग और उसके सब्सिडरी के भी जो डायरेक्टर्स या परमानेंट एम्प्लॉय होंगे वो भी एक कंपनी के लिए एम्प्लॉय माने जाएंगे। वो एक कंपनी उनको भी इशू कर सकती है स्वेट इक्विटी शेयर। वैल्यू एडिशन मीन्स एक्चुअल और एंटिसिपेटरी इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यू टू शू आईपीआर और नाउ हाउ, मतलब कि जब हम शेयर्स इशू कर रहे हैं तो उससे या तो हमें कोई ना कोई इकोनॉमिक बेनिफिट आना चाहिए, यानी कि उससे कंपनी को या तो कोई प्रॉफिट होना चाहिए। ये नहीं कि कंपनी दे तो रही है कम में लेकिन उससे कंपनी का कोई फ़ायदा ही नहीं है, कंपनी फिर भी लॉस में है या लॉस हो गई है देने के बाद। तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, इकोनॉमिक बेनिफिट होना चाहिए। मार्केट में उसकी शेयर्स के प्राइस या तो बढ़ने चाहिए या तो उसकी रेपुटेशन गुडविल कुछ इंक्रीज होना चाहिए, फ़ायदा होना चाहिए। कंडीशंस ऑफ SES इश्यूज, इसके कुछ कंडीशंस है। क्या है? वैलिडिटी ऑफ SR अलॉटमेंट टू द मेड विद इन 12 मंथ ऑफ SR, यानी कि जब हमने SR पास किया उसके अगले 12 महीने तक हम स्वेट इक्विटी शेयर इशू कर सकते हैं। हमें फिर SR पास करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने 6 महीने बाद चाहा तो 6 महीने बाद फिर SR पास करना फिर उनको देना, ऐसा नहीं है। हम एक बार उसकी परमिशन ले ली हमने SR के रूप में तो उसके बाद हम 12 महीने तक इसको इशू कर सकते हैं। 12 महीने तक के बीच में कभी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो कैंसिल हो जाता है। 12 महीने के बाद वो SR मायने नहीं रखता, हमें फिर से नया SR इशू करना पड़ेगा। उसके बाद आता है मैक्सिमम साइज़ क्या होना चाहिए। अब मैक्सिमम साइज़ ये तो है नहीं कि हम किसी को डिस्काउंट में शेयर दे रहे हैं तो कंपनी की जितने बाकी इक्विटी शेयर होल्डर उससे ज़्यादा दे देंगे, होल्डिंग है तो उससे ज़्यादा नहीं देंगे। उसके लिए एक लिमिट है, in a financial year not more than 15% of equity share capital, paid up equity share capital or issue value of 5 crore whichever is higher, यानी कि कंपनी की जो भी सिर्फ इक्विटी प्रीफरेंस नहीं, सिर्फ इक्विटी शेयर जितने भी हैं पेड अप इक्विटी शेयर उनका 15% या फिर 5 करोड़, उनमें से जो भी ज़्यादा होगा उतना हम हर साल इशू कर सकते हैं। लेकिन एक और कंडीशन देता है इस पर कि issuance shall not be more than 25% at any time, यानी कि हम टोटल पूरी लाइफ में कितना भी इशू कर रहे हैं लेकिन हम टोटल जो कैपिटल है कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल उसका 25% नहीं दे सकते। यहाँ पे इक्विटी होना चाहिए था पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का 25%, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते, उससे कम दे सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। कंपनी की पूरी लाइफ में कंपनी अपने पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल से 25% से ज़्यादा 25% से ज़्यादा स्वेट इक्विटी शेयर्स इशू नहीं कर सकती। लेकिन एक इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि अगर वो प्राइवेट कंपनी होती है और स्टार्टअप होती है, यानी कि अभी कोई कंपनी है स्टार्टअप तो प्राइवेट कंपनी होती है ज़्यादातर, पब्लिक तो वो तुरंत बनती नहीं है। तो जो स्टार्टअप कंपनीज होती हैं ना उनको एक्सेप्शन है कि वो 50% तक दे सकते हैं, क्योंकि वो अभी अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी उसके बाद ना प्रॉफिट है ना कैश है इतना, तो वो किसी को भी देगी तो शेयर्स देगी और शेयर्स तो डिस्काउंट में देगी तभी वो सामने वाला या एम्प्लॉय या डायरेक्टर जो होगा वो उसकी कंपनी में काम करेगा। तो उनके लिए वो 50% तक दे सकते हैं लेकिन सिर्फ 10 साल तक। अगर वो 10 साल तक स्टार्टअप में है तब भी वो कर सकती है, लेकिन 10 साल के बाद जैसी है वो उनके पे 25% वाली लिमिट आ जाती है, फिर 50% वाली लिमिट ख़त्म हो जाती है। उसके बाद इशू प्राइस क्या होना चाहिए। इशू प्राइस होती है रजिस्टर वैल्यूअर और जस्टिफिकेशन, यानी कि इशू प्राइस मतलब कि हम कैसे इशू कर रहे हैं, प्राइस का जस्टिफिकेशन कैसे कर रहे हैं। तो उसके लिए हम वैल्यूअर बुलाएंगे, वैल्यूअर वैल्यू करेगा उसकी, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी है, क्योंकि रूल्स तो अनलिस्टेड पे अप्लाई होता है, वहाँ पे शेयर्स की वैल्यू पता नहीं होगी, मार्केट वैल्यू क्या है, तो उसके हिसाब से वैल्यूअर आएगा, वो कंपनी की मार्केट प्राइस पता करेगा पर शेयर के हिसाब से और उसको डिटरमाइन करके एक जस्टिफिकेशन देगा। वैल्यूएशन ऑफ IPR एक्सेट्रा रजिस्टर वैल्यू, यानी कि हम उससे क्या ले रहे हैं, नाउ हाउ, IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, या फिर वैल्यू एडिशन जो भी ले रहे हैं हम उनसे अपने स्वेट इक्विटी शेयर्स के बदले में, वो उसको भी रजिस्टर
वैल्यूअर वैल्यू करेगा और उसकी वैल्यू पता करके उसी के हिसाब से उसको शेयर दिए जाएंगे। नॉन कैश कंसिडरेशन, अगर नॉन कैश कंसिडरेशन है तो डेप्रिशिएबल अमोर्टाइजेबल एसेट्स कैरी टू बैलेंस शीट एज पर एएस, यानी कि अगर हम उससे कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या ना हो एज ये सब नहीं ले रहे, बल्कि वो हमें कोई एसेट्स दे रहा है उसके बदले, तो अगर कोई डेप्रिशिएबल या अमोर्टाइजेबल एसेट्स है तो उसकी WDV के हिसाब से आ जाएगा, जो भी बैलेंस शीट पे होगा एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे उतना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इतना बोला है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी उसकी बैलेंस शीट पे रहेगी वैल्यू, रिटर्न डाउन वैल्यू रहेगी, वो हम मायने रखेंगे। या फिर उसके अलावा डेप्रिशिएबल या अमोर्टाइजेबल के अलावा जो है उसके बाद कोई एसेट्स है तो उसमें से हम सारे एक्सपेंस हटा देंगे जिन पे मतलब कि डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन नहीं लगता, और फिर जो वैल्यू बचेगी वो उसका रियल वैल्यू रहेगी। फिर उसके बाद रजिस्टर ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स, यानी कि स्वेट इक्विटी शेयर हम इशू कर रहे हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा। ROC को तो इन्फॉर्म करना पड़ेगा ना, क्योंकि कंपनी क्या है, कंपनी के ऊपर की हमेशा ROC बैठी रहती है। ROC को हमेशा उसके हर काम का वो चाहिए होता है इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए वो फॉर्म SH3 फिल करेगी स्वेट इक्विटी शेयर के लिए कंपनी, और उसे या तो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में या फिर कोई अदर प्लेस जो भी उसका ऑथराइज प्लेस है वहाँ पे उसको रखेगी और सबमिट करेगी। उसके सेक्शन 54 कंप्लीट होता है। अब आते हैं सेक्शन 55 पे। सेक्शन 55 कहता है इशू ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रीफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन या फिर इशुएंस की बात करता है। तो प्रीफरेंस शेयर कितने टाइप के होते हैं, 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले डिविडेंड पे आउट, कन्वर्टेबल और रिडीमेबिलिटी, 3 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले डिविडेंड पे आउट के बारे में बात करते हैं। ये क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटरी, नॉन पार्टिसिपेटरी, बेसिक्स है बिल्कुल कि नॉर्मल चीज़ें बता रखी है किस किस तरीके से होते हैं। कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, कन्वर्टेबल में फुल्ली, पार्शियली, मैंडेटरी या ऑप्शनली। रिडीमेबल, रिडीम करने वाले या इरिडीमेबल, कैनॉट इशू एनी मोर, यानी कि कोई और नहीं हो सकते। रिडीमेबल, इरिडीमेबल भी बहुत कम होते हैं, रिडीमेबल ही होते हैं ज़्यादातर। इतना हमारे सिलेबस के लिए है नहीं, बस ये पता होनी चाहिए कि किस किस तरीके के होते हैं, ताकि क्वेश्चन में आए तो हमें पता रहे कि प्रीफरेंस शेयर है या कोई और है। फिर आता है प्रोविजन। इसका प्रोविजन क्या कहता है, कंपनी कैन नॉट इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती कभी। कंडीशन फॉर द इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इशू करने के लिए कंडीशन क्या है, सबसे पहले AOA ऑथराइज होना चाहिए, AO में SR में ऑथराइजेशन होना चाहिए, यानी कि स्पेशल रिजोल्यूशन हमें पास करना होगा, ताकि मतलब कि मेंबर से सहमत लेनी हो कि हम आउटसाइडर्स को अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स दे रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स दे रहे हैं तो पैसे के लिए, तो क्या हम वो कर सकते हैं। नो सब्सटीट्यूटिंग डिफॉल्ट्स, और कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए पिछले किसी भी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में या फिर डिविडेंड पेमेंट में प्रेफरेंस शेयर्स को, यानी कि हम ऐसा तो है नहीं कि हमने इसी एक ही बार कर रहे हैं। कोई पहली बार कर रहा है तो बात अलग है, लेकिन जो स्टार्टअप वगैरह वो तो पहली बार करेंगे जो भी करेंगे। तो उनके अलावा जो भी स्टार्टअप नहीं है कंपनी, उन्होंने पिछले किसी भी रिडम्पशन में या डिविडेंड में प्रेफरेंस शेयर्स के कोई भी डिफ़ॉल्ट ना कराओ, टाइम से डिविडेंड दिया हो, टाइम से रिडम्पशन कर दिया हो, अगर कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करा तो वो कंपनी इशू कर सकती है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम पीरियड के बाद कंपनी को उनको रिडीम करना होगा। तो टाइम पीरियड क्या है, वो 20 ईयर्स है कि हर 20 साल के बाद कंपनी को पुराने रिडम्पशन वाले करने होंगे प्रेफरेंस शेयर्स को, और वो चाहे तो नए इशू कर सकती है, लेकिन 20 ईयर्स के बाद उसको रिडीम करना होगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, कंपनी एंगेज इन सेटिंग अप एंड डीलिंग विथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इशू प्रेफरेंस शेयर्स मोर देन 20 ईयर बट लेस देन 30 ईयर्स, यानी कि ऐसी कंपनियां जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में काम करती हैं, क्योंकि उनके पास पैसे आने में तो टाइम लगता है। कोई बिल्डिंग बनाता है तो बिल्डिंग्स बनाएगा, उसको सेल करेगा, तो वो 20 साल के अंदर अंदर तो ज़रूरी नहीं है हो जाए, टाइम लग सकता है। तो उसके लिए उसको लॉ ने 20 साल की जगह 30 साल दिया है कि 30 साल तक आप अपना प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि प्रोवाइडेड दैट
फ्रॉम 21st ईयर्स ऑनवर्ड मिनिमम 10% प्रेफरेंस शेयर विल बी रिडीम्ड ऑप्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। यानी कि 20 आप 30 साल तक, आप 30 साल के बाद आराम से रिडम्पशन कर, 30 साल के बाद करना ही पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कहा है कि अब 30 साल के बाद ये थोड़ा ना कि आपके पास एकदम ही बहुत सारा पैसा आ जाएगा और आप सारे एक बार में कर दोगे। तो लॉ कहता है कि आपको हर साल 20 साल खत्म होने के हर साल 21वें, फिर 22वें, फिर 23वें, ऐसे करके हर साल अपने प्रेफरेंस शेयर्स के 10% शेयर्स के पैसे वापस करने होंगे। ये ज़रूर नहीं है कंपनी के पास, ये तो मैंडेटरी है कि कंपनी को पैसे लाने होंगे, प्रेफरेंस शेयर को ऑफर देना होगा कि आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर सकते हैं। लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास ये ऑप्शन है कि वो चाहें तो अपने रिडीम करवा लें और नहीं चाहें तो नहीं करवा सकते, ये उनकी मर्जी है। उस पर उनका कंपनी का कोई दबाव नहीं होगा, ना लॉ का। लेकिन कंपनी पे दबाव है लॉ का कि आपको 10% लाने पड़ेंगे, ऑफर देना पड़ेगा पब्लिक को। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैसे होता है? मे रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स ओनली ऑन टर्म्स ऑन विच इट वाज इशूड या वैलिड। यानी कि वो जिस टर्म पे इशू हुआ है या कोई भी ऐसी टर्म लिखी गई थी जब वो इशू कर रहे थे, तो उसी टर्म्स पे उसको रिडीम करेंगे। जो भी मेंशन रहा होगा हमारे, मतलब कि हमने डील करा होगा, एक पेपर बनाया होगा, उस पेपर पे कुछ ना कुछ तो लिखा होगा कि कॉन्ट्रैक्ट पे कि हमने क्या क्या कंडीशंस फुलफिल होंगे, कैसे रिडम्पशन होगा, तो वो सारी कंडीशन के हिसाब से रिडम्पशन होगा। प्रेफरेंस शेयर में बी रिडीम्ड एट अ फिक्स टाइम और हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट एनी टाइम एट कंपनीज ऑप्शन और एनी टाइम्स एट शेयर होल्डर्स ऑप्शन। इसके 3 तरीके हैं रिडम्पशन करने के। पहला कि कंपनी जो टाइम है 20 साल का नॉर्मल कंपनी का, इंफ्रास्ट्रक्चर वाले की हम बात नहीं करें, वो तो 30 साल है, वो अलग है। लेकिन जब भी नहीं दिया होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, हम मानेंगे वो नॉर्मल कंपनी है। तो नॉर्मल जो टाइम पीरियड है 20 साल और इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में 30 साल, उतने टाइम पीरियड के बाद तो रिडम्पशन करना ही होगा। लेकिन 2 ऑप्शन और है यहाँ। पहला है कि कंपनी के ऑप्शन पे, यानी कि कंपनी अब चाहती है कि अब हमें प्रेफरेंस शेयर्स की ज़रूरत नहीं है, अब हमारे पास इतना पैसा है कि हम उसको रिडीम कर सकते हैं, तो कंपनी रिडीम कर देगी। या फिर कोई शेयर होल्डर चाहता है कि आप हमारे पैसे वापस दे दीजिए कि अब हमें पैसों की ज़रूरत है, या अब हम आपके कंपनी में और इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो शेयर होल्डर भी उसको वापस ले सकता है। फिर उसके बाद सोर्स ऑफ रिडम्पशन आता है। सोर्स ऑफ रिडम्पशन क्या होता है, किस किस तरीके से हम रिडीम कर सकते हैं? तो उसमें आता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड और प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू मेड फॉर सच रिडम्पशन। यानी कि जो भी प्रॉफिट रहा होगा हमारे पास, कंपनी के पास जो भी प्रॉफिट रहा होगा, वो उससे डिविडेंड कर सकती है अवेलेबल, या फिर कोई भी डिविडेंड या रिडम्पशन जो भी है उसके हिसाब से कर सकती है। अब रिडम्पशन के लिए तो पैसा तो होगा ही कंपनी के पास, क्योंकि उन्होंने पैसा लिया था, तो रिडीम करने के लिए पैसा तो होना चाहिए। लेकिन उस पर जो डिविडेंड होगा वो उसको अपने प्रॉफिट से देना पड़ेगा, या फिर उसे फिर से फ्रेश इशू करना पड़ेगा। फ्रेश इशू करके उसके बाद पैसा आएगा, वो उसको दे पुराने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दे देगी, और उससे क्या होगा कि वो पुराने वाले रिडीम हो जाएंगे, नए वाले रहेंगे। फिर कुछ साल बाद नए फिर इशू करेगी, नए आएंगे, पुराने चले जाएंगे। ओनली फुल्ली पेड अप शेयर्स, सिर्फ फुल्ली पेड अप शेयर्स ही रिडीम हो सकते हैं, और कोई शेयर्स रिडीम नहीं हो सकते। बायबैक में पढ़ेंगे वहाँ भी यही आएगा, राइट इशू पढ़ेंगे उसमें भी यही आएगा। हमेशा ये बात याद रखिएगा कि फुल्ली पेड अप शेयर्स ही या तो रिडीम हो सकते हैं, या उन्हें हम डिविडेंड दे। फुल्ली पेड अप पे डिविडेंड तो पार्शियली पे भी मिलता है, लेकिन बोनस, राइट या बायबैक, प्रेफरेंस शेयर्स हो, रिडम्पशन हो, कुछ भी हो, वो फुल्ली पेड अप पे ही होता है। डिविडेंड पार्शियली पे होता है क्योंकि कंपनी आधा मंगाती है। फिर क्रिएशन ऑफ CRR, मतलब कि हमने जब रिडम्पशन किया उसके बाद हमारे कंपनी का कुछ प्रॉफिट कम हो रहा होगा, तो प्रॉफिट कम होने के लिए, क्योंकि अगर प्रीमियम पे करा है तो प्रीमियम पे करने पे प्रॉफिट कम होता है, तो उस केस में कंपनी को एक CRR बनाना पड़ेगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कैसे बनाएगी? इन केस ऑफ रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट से अगर कर रही है तो कंपनी टू ट्रांसफर अमाउंट, कंपनी को ट्रांसफर करना पड़ेगा उतना ही अमाउंट, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल रिडीम्ड, मतलब कि उसकी फेस वैल्यू जो प्रीमियम जो दिया वो नहीं, जो फेस वैल्यू है उसको CRR में डालना पड़ेगा, ताकि जो इक्विटी शेयर्स हैं होल्डर्स हैं उनको कोई नुकसान ना हो।
CRR के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे, इसका सेक्शन एक पूरा। तो कंपनी को वो शेयर उतनी नॉमिनल वैल्यू से CRR में डालना पड़ेगा, और ये तभी डालना है अगर वो कंपनी प्रॉफिट से रिडेम्पशन करी। अगर फेदर इश्यू से करिए तो कोई टेंशन नहीं हमें, वो कहीं से भी पैसे ला रही है फेदर कर रही है तो कोई कहीं नहीं डालना, आराम से करो। लेकिन अगर वो प्रॉफिट से करिए तो CRR बनाना पड़ेगा। प्रोविजन ऑफ रिडम्पशन इन शेयर कैपिटल एप्लीकेबल एज इफ CRR इज इक्वल टू पेड अप शेयर कैपिटल। यानी कि प्रोविजन ऑफ रिडक्शन जो है, एक सेक्शन है हमारा 66, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। जब हम उसको करेंगे तो उसमें हमें बताया गया है कि हम कैसे शेयर कैपिटल को रिडीम करते हैं, रिडक्शन करते हैं, यानी कि उसके अमाउंट कम करते हैं या वो करते हैं, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता। मतलब CRR का मतलब ये नहीं कि हम आपके शेयर कैपिटल के अमाउंट को कम कर रहे हैं, आपका शेयर्स कम कर रहे हैं, वो उतना ही रहता है पेड अप शेयर कैपिटल। उसके बाद आता है CRR मे बी अप्लाइड फॉर बोनस शेयर। मैंने अभी कहा था बोनस शेयर के लिए CRR यूज होता है, इसके बारे में भी सेक्शन है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन शैल बी प्रूव्ड फॉर आउट ऑफ। अब प्रीमियम कहाँ से लें हम प्रीमियम में भी दे रहे हैं तो उसकी भी तो एडजस्टमेंट करनी ज़रूरी है, तो वो हम प्रॉफिट से लेते हैं या फिर SPA सिक्योरिटी प्रीमियम से लेते हैं। कंपनी का प्रॉफिट हो, अगर वो नहीं है तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम से लेते हैं। लेकिन हमने सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ एक केस था कि अगर कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से अपनी बैलेंस शीट बना रही है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है, तो वहाँ पे SPA रिडम्पशन के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। तो वही लिखा है कि नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड क्लास ऑफ कंपनी हुज फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंप्लाई विथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंडर सेक्शन 113 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात करता है। अगर उसके हिसाब से कंपनी बना रही है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो वो उस कंपनी वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकती। सच प्रोविजन शैल बी मेड बिफोर सच शेयर्स आर रिडीम्ड। ये सारे प्रोविज़न वहाँ मेड होंगे, लेकिन पहले शेयर्स को रिडीम करना पड़ेगा। ROM registered of a member under section 88 to contain detail of paid up share holder in MGT 1। MGT 1 में कंपनी जो है वो सारे शेयर होल्डर्स की डिटेल रखेगी कि किस तरीके से, मतलब कि जो भी रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं उनकी डिटेल उसमें रखी जाएंगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के। MGT 1 फॉर्म नंबर है। उसके बाद inability to redeem pay dividend where a company is unable to redeem preference shares या pay dividend, यानी कि जब कंपनी के पास इतना पैसा ही नहीं है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर का टाइम हो गया रिडीम करने का, लेकिन कंपनी का पैसा ही नहीं है कि वो कैसे रिडीम करे, तो if it may issue further redeemable preference share is equal to amount of unredeemed preference share plus dividend। या तो वो करेगी जो शेयर्स उसने अभी तक रिडीम नहीं करे हैं और जिसका टाइम हो गया रिडीम करने का उतना, और जो उसके डिविडेंड्स हैं उसकी जो वैल्यूज़ बनती है उतने का एक नया शेयर इशू करे, या फिर वो एक और कर सकती है कि जो पुराने शेयर्स होल्डर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उनके पास जाके रिक्वेस्ट करें कि हम नए लाएंगे, उसमें आप शायद अपने पैसे भी लगाएं, तो उससे अच्छा है आप ही लोग हमारी कंपनी में अपनी क्यों नहीं बना लेते, हम पुराने वाले शेयर कैंसिल कर देंगे और नया आपको प्रेफरेंस शेयर्स का सर्टिफिकेट्स दे देंगे, ताकि इससे क्या होगा, आपको पैसे तो देने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास पैसे जो है अभी तो हम दे नहीं पाएंगे, लेकिन अगर हम आपका रिडीम करना चलेंगे तो फिर पिछले वाले आएंगे, फिर उसके बाद उनका भी नहीं होगा तो हमें बहुत वो लगेगा। तो क्या करते हैं हम कि कंपनी क्या करती है, जो पुराने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनके पास जाती है और कहती है कि आप अपने मतलब डीम्ड रिडीम मान लीजिए और हम आपको नए सर्टिफिकेट देंगे, उतना ही देंगे जितना आपकी पुरानी फेस वैल्यू थी या प्राइस था शेयर्स का, और जो हमने अभी तक डिविडेंड नहीं दिया है उतने दोनों का सम का आपको एक नया प्रेफरेंस शेयर दे देंगे। इसके कुछ कंडीशंस होते हैं वो देखते हैं। सब्जेक्ट टू कंसेंट ऑफ 3/4 ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इन वैल्यू, यानी कि जितने प्रेफरेंस शेयर होल्डर उसमें 3/4 कम से कम मानने चाहिए कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, हम अपने शेयर्स पुराने वाले कैंसिल करवा के नए आपसे लेंगे, उसके बदले
उसको पैसा देना पड़ता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और ना ही कंपनी को पैसा कोई मिलता है। इससे क्या होता है कि जो पुराने शेयर्स है वो नए में कन्वर्ट हो जाते हैं, बस उसका प्राइस इंक्रीज हो जाता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होगा, उसके साथ ट्रिब्यूनल पे पिटीशन फाइल करना होगा कि हम मतलब पिटीशन यानी कि कोई फॉर्म एप्लीकेशन देना होगा कि हम अपने पुराने शेयर होल्डर्स को नए में कन्वर्ट कर रहे हैं, उनके प्राइस और राइस चेंज करके, मतलब कि हम उनसे पैसे नहीं लेंगे, तो उसी के हिसाब से will giving such approval tribunal shall order forthwith redemption of preference share held by descending preference share holders। यानी कि जो प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम्ड कर रहे हैं, अब उसमें से ज़रूरी थोड़ी ना कि हर कोई कह दे हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कुछ तो होंगे जो कहेंगे नहीं हमें है तो हमारे पैसे वापस चाहिए। तो वो ट्रिब्यूनल क्या करेगा, वो सारी कंडीशंस देखेगा, अगर उसे सही लगता है तो कहेगा कि नए जो मान रहे हैं उनका तो आप कर दीजिए, लेकिन जो नहीं मान रहे उनको कहीं ना कहीं से पैसे का जुगाड़ करके आप उनको वापस कर दीजिए, क्योंकि जो मान ही नहीं रहे वो नया तो लेंगे नहीं, नया लेंगे उसकी वजह से बाकी लोगों को भी प्रॉब्लम आएगी, और कंपनी के पास उतने पैसे नहीं है कि सबको पैसे दे सके। तो जो नए वाले हैं जो मान रहे हैं कि हाँ कोई बात नहीं हमारे शेयर्स को चेंज कर दीजिए, तो वो उनको दे दीजिए, लेकिन जो नहीं मान रहे उनको पैसे का इंतजाम करिए और उनको जल्द से जल्द पेमेंट करके कंपनी से बाहर करिए। उसके बाद आता है ऑन इश्यू ऑफ सच फेदर द अनरिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स शैल बी डीम्ड टू बी रिडीम। यानी कि इससे क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड रियल में नहीं होंगे, लेकिन उन्हें मान लिया जाएगा कि प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो गए हैं और फर्दर इशू एक नए शेयर्स भी इशू हो गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन आता है सेक्शन 61। सेक्शन 61 कहता है पावर ऑफ लिमिटेड कंपनी टू अल्टर शेयर कैपिटल। अल्टर शेयर कैपिटल में ऑथराइज शेयर कैपिटल की बात करेंगे हम। इसमें ऑथराइज शेयर कैपिटल स्पेशली है इसमें कि ऑथराइज शेयर कैपिटल्स को हम चेंज कैसे कर सकते हैं और क्यों कर सकते हैं, उसकी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे सच अल्टरेशन ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल कैन बी डन। ऑथराइज शेयर कैपिटल की अल्टरेशन डन होगी, कैसे होगी, ऑथराइज बाय एओए में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो कि हम अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल को चेंज कर सकते हैं तो कर सकते हैं। एंड पासिंग ऑफ एसआर नॉट ओआर, एसआर स्पेशल रिजोल्यूशन है, कंपनी के ही शेयर्स को चेंज कर रहे, लेकिन उसके लिए भी स्पेशल रिजोल्यूशन हमें पास करना पड़ेगा। इसमें कोई आउटसाइडर तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी क्योंकि हम कंपनी के बहुत ऐसे डिसीजन की बात कर रहे हैं जो कि कंपनी के बहुत बड़े डिसीजनों में से एक है, तो उसमें हमें एसआर पास करना पड़ेगा। अल्टरेशन ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल इंक्लूड्स, ऑथराइज शेयर कैपिटल को जब हम अल्टर करते हैं या चेंज करते हैं तो उसमें क्या क्या आता है। सबसे पहला इंक्रीज इन ऑथराइज शेयर कैपिटल, उससे क्या होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ती है। कंसोलिडेशन एंड डिवाइड एग्जीक्यूटेड एग्जिस्टिंग शेयर्स इनटू शेयर्स और लार्जर अमाउंट, यानी कि कंसोलिडेट यानी कि मर्ज हो जाते हैं बहुत सारे शेयर्स जिससे प्राइस बढ़ जाती है, या फिर डिवाइड हो जाते हैं यानी कि एक शेयर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करके, तो उससे क्या होगा कि जो 10 रुपये का शेयर होगा वो 5-5 के 2 शेयर बन जाएंगे, उसे डिवाइड कहते हैं कि बहुत सारे लार्जर अमाउंट बहुत बड़े अमाउंट हुए। एक स्मॉलर भी आएगा, कह रहे होंगे स्मॉलर नहीं है क्या लार्जर ही है, तो मतलब वो स्मॉलर भी है, इसी पॉइंट में हम आगे देखेंगे। तो बड़े बड़े नंबर्स में उसको डिवाइड कर देंगे। इफ सच कंसोलिडेशन डिवीजन रिजल्ट इन चेंज इन वोटिंग परसेंट ऑफ शेयर होल्डर्स अप्रूवल ऑफ ट्रिब्यूनल शैल बी रिक्वायर्ड। लेकिन अगर इस कंसोलिडेशन या डिवीजन से क्या हो रहा है कि जो कंपनी है के शेयर होल्डर्स हैं उनके प्राइस जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है वो चेंज हो रही है, तो उसमें फिर वो कंपनी को ट्रिब्यूनल से ऑर्डर लेना पड़ेगा कि हम कंसोलिडेट या सब डिवाइड कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि शेयर्स के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके वोटिंग राइट्स में थोड़ी डिफरेंस आ रहा है, तो इससे क्या ट्रिब्यूनल चेक करेगी कि कोई इससे प्रॉब्लम हो रही है नहीं हो रही है। अगर वोटिंग राइट कम हो रहे हैं या थोड़ी ज़्यादा हो रहे हैं तो उससे शेयर होल्डर्स को कोई प्रॉब्लम है कि नहीं है, तो वो सब देख के ट्रिब्यूनल ऑर्डर दे दे कि आप करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उतना हमें जानना नहीं है कि क्या क्या देगी कैसे देगी। उसके बाद आता है कन्वर्ट फुल्ली पेड अप शेयर्स इनटू स्टॉक और रिकन्वर्ट शेयर्स ऑफ एनी डिमोनेटाइजेशंस, यानी कि शेयर्स को स्टॉक को शेयर्स में कन्वर्ट कर लेना। उससे क्या होगा कि जो हमारे छोटे छोटे शेयर्स होंगे
वो मर्ज होके एक बड़ा स्टॉक बन जाएगा, स्टॉक शेयर बन जाएगा। इसमें इतना कुछ है नहीं इम्पोर्टेंट। मतलब ये मान लो कि आपको कन्वर्जन करना होगा शेयर्स और स्टॉक के बीच में। सब डिवाइड शेयर्स इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉलर अमाउंट, यानी कि बहुत स्मॉल अमाउंट में शेयर्स को दोबारा से डिवाइड, मतलब ऊपर कंसोलिडेशन डिवाइड था, वहाँ डिवाइड करने के बाद हमने सब डिवाइड करा, जो 10 का 5 किया था 5 का 2.5 कर दिया, ये समझ लीजिए। तो वो सब डिवाइड हो गया स्मॉलर अमाउंट, छोटे छोटे अमाउंट्स में। फिर उसके बाद कैंसल शेयर्स which have not been taken by any person and diminution amount of its shares capital by amount of shares so cancelled। मतलब कि ऐसे शेयर्स जो हमने पब्लिक को इशू करे थे लेकिन वो उन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं करे शेयर्स, हम मतलब कि शेयर्स तो है हमारे पास लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं है, तो हम सोच रहे हैं कि हम इतना रख के करेंगे क्या अपना ऑथराइजेशन, हम उसको कम कर लें। मतलब कि अगर 50 शेयर्स इशू करें 25 हुए और जो 25 ज़्यादा दिख रहे हैं हमारे में, हम उसको क्यों बढ़ा के रखें जब हमें ना भाई हमें आगे ज़रूरत है, जब ज़रूरत पड़ेगी तब चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम उसको कम कर लें, इससे क्या होगा हमारी एसेट्स और लायबिलिटी में कोई अंतर नहीं आएगा, मतलब कि हमारे कंपनी का थोड़ा फ़ायदा दिखेगा, कंपनी का प्रॉफिट दिखेगा, जिससे मार्केट प्राइस बढ़ सकते हैं। फिर उसके द कैंसिलेशन ऑफ शेयर शैल नॉट बी डीम्ड टू बी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का रिडक्शन नहीं है, आप ये पॉइंट याद रखिए, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल 2 जगह आया है। एक तो आया है उसमें डीम्ड रिडीम में आया है, और उसके डीम्ड रिडीम में नहीं आया, आया था CRR। हाँ रिडम्पशन में आया था, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करते हैं तो वो रिडक्शन नहीं होता शेयर कैपिटल का जब हम CRR क्रिएट कर रहे होते हैं। तो इसी तरह जब हम कैंसिल कोई शेयर्स कर रहे हैं ना, तो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं है, क्योंकि हम ऑथराइज शेयर कैपिटल रिड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि उससे क्या होगा कि सिर्फ उतने ही शेयर्स कम होंगे जो ब्लैंक होंगे, लेकिन उससे क्या होगा जो मेंबर्स हमारे हैं कंपनी में उनके शेयर्स की प्राइस बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ मैं, जैसे एक कंपनी है उसके पास 100 शेयर्स है, एक शेयर 100 ईच का है, 100 रुपये का एक शेयर है, लेकिन उसमें से 50 सब्सक्राइब्ड हो गए, 50 बचे हैं। अब 50 इस टोटल कितना हो जाएगा इसका 10,000 शेयर्स बने, मतलब अमाउंट 10,000 बना। अब 50 ही है और 50 हमारे कोई ले ही नहीं रहा कंपनी में, तो हम 50 को कैंसिल कर देते हैं। अब 50 को कैंसिल करने से अब हमारा अमाउंट तो चेंज नहीं होता, इससे क्या होता है प्राइस हमारा बढ़ जाता है। 100 रुपये का क्या होगा 10,000 डिवाइडेड बाय 50, 200 रुपये प्राइस हो गया। क्योंकि जब हमारे कोई शेयर्स ले ही नहीं रहा तो हम उसको रखे क्यों। कंपनी की जब अगर कम करने से कंपनी की प्राइस बढ़ रही है तो इससे क्या होगा कि कंपनी को फ़ायदा होगा, लोगों में आएगा कि इसके तो प्राइस बढ़ रहे हैं, तो वो दिखेगा और मेंबर्स जो है वो लंबे समय तक शेयर्स को होल्ड कर सकेंगे। क्योंकि अगर कंपनी का प्राइस नहीं बढ़ेगा तो मेंबर्स कहेंगे जब इसका प्राइस ही नहीं बढ़ा इसको रख के क्या फ़ायदा, हम इसको छोड़ देते हैं, तो उसके लिए भी कैंसिल करते हैं। तो उसके बाद क्या आता है, द कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम इफ ऑथराइज बाय आर्टिकल शैल बी अल्टर्ड बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन एज पर सेक्शन 61। मतलब जो एक शेयर कैपिटल होता है ऑथराइज या इशू, वो हमारे मेमोरेंडम्स में शो होता है। मेमोरेंडम का एक क्लॉज होता है शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल, तो उसमें हमें शो करना होता है। तो इससे क्या होगा हमें उसे भी चेंज करना होगा, तो SR पास करके हम उसको भी चेंज करवा लेंगे। अब अभी तक हम जो टॉपिक इतनी जगह सुने हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, हम उसकी बात करेंगे। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है कि हमारे पास जो इशूड सब्सक्राइब शेयर्स हैं हम उनकी वैल्यूज़ कम कर रहे हैं, या तो उसके शेयर्स की वैल्यू कम कर रहे हैं, मार्केट प्राइस कम, फेस वैल्यू कम कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ शेयर्स कम कर रहे हैं, ऐसे मतलब कि हम अपने शेयर्स को गिरा रहे हैं, तो उस केस में हमें रिडक्शन होता है। रिडक्शन यानी कम होना शेयर कैपिटल का। तो कैसे होता है इसको देखते हैं हम। अ कंपनी में रिड्यूस शेयर कैपिटल्स इन फॉलोइंग वेज, 2 तरीके से कर सकते हैं, बाय एक्सटिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग लायबिलिटीज ऑन शेयर्स नॉट पेड अप। यानी कि एक कंपनी है, एग्जाम्पल से देखते हैं,
एक कंपनी है, उसके पास 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स हैं, 100 रुपये वाले, 100 रुपये वाले 100 शेयर्स हैं। 100 रुपये में से उसने 60 रुपये मंगा रखा है, कॉल्ड अप है। 40 रुपये कॉल्ड अप नहीं है, कॉल्ड नहीं करा, अभी तक मंगाया ही नहीं पैसे। तो क्या होगा, कंपनी कहेगी कि हमें 40 रुपये की ज़रूरत ही नहीं है, हम मंगाएंगे ही नहीं फ्यूचर में कभी। तो एक काम करते हैं, हम अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल को, मतलब शेयर के प्राइस को कम कर लेते हैं। जिससे क्या होगा, 100 शेयर 60 रुपये, 100 रुपये के कितने बनते, 10,000। 60 मंगा रखे, कितने बने, 6,000। तो इसको जो है 10,000 को हम 6,000 में कन्वर्ट कर देंगे, और इससे क्या होगा, जो हमारे इशूड शेयर कैपिटल्स हैं उनका प्राइस कम हो जाएगा। इससे हमारी कंपनी में, मतलब कि हमें 40 रुपये की जब ज़रूरत ही नहीं है, जब हमें मंगाना ही नहीं है, तो हम अपने ऑथराइज शेयर कैपिटल में दिखाएं क्यों, हम उतना प्राइस रखें क्यों, हम प्राइस कम कर लें, ताकि ना हमें मंगाना पड़ेगा, ना हमारे पास कोई एसेट्स, मतलब हम कंपनी तो चाहेगी उसके पास पैसा आता रहे, लेकिन ऐसे क्या होगा, मेंबर्स के पास लायबिलिटी नहीं रहेगी, और मेंबर्स के पास लायबिलिटी नहीं रहेगी तो उनको कोई डर नहीं रहेगा, कोई वो नहीं रहेगा, और वो शेयर्स को जल्दी बेचेंगे भी नहीं, कहेंगे 60 रुपये की तो शेयर है, उसको रखे रहो, कभी काम आ जाएगा, प्राइस बढ़ा तो। उतना हमें डीप में नहीं जाना, इतना मान लो कि अगर हम कभी फेस वैल्यू को कम कर रहे हैं तो उसे कहते हैं एक्सटिंग्यूशन और रिड्यूसिंग लायबिलिटी और नॉट पेड अप, मतलब कि जो अभी तक पेड नहीं किया गया उस पर हम अपना प्राइस कम कर रहे हैं। उसके बाद सेकंड आता है विथ और विदाउट एक्सटिंग्विशिंग और रिड्यूसिंग लायबिलिटी। रिड्यूसिंग लायबिलिटी कम कर रहे हैं, जैसे दो होते हैं, कैंसिलेंसी ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल्स को कम कर रहे हैं। किस तरीके से कर रहे हैं, सबसे पहला लॉस्ट या अनप्रेजेंट अवेलेबल एसेट्स, यानी कि हम कोई एसेट्स है हमारे पास लॉस हो गई, कोई बहुत लॉस हो रहा है कंपनी में जब बहुत लॉस हो रहा है तो शेयर्स का क्या करेंगे हम, शेयर्स हमारे तो उतने ही दिख रहे हैं लेकिन कुछ है ही नहीं, एसेट्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास कुछ जनरल रिजर्व्स नहीं है, पैसा नहीं है बैंक में, तो उसको रखेंगे क्यों, तो हम क्या करेंगे, उसको कम कर देंगे। और पे ऑफ एक्सेस अमाउंट अनप्रेजेंट बाय अवेलेबल एसेट्स, वही कि एसेट्स हमारी कंपनी में दिख ही नहीं रहे हैं, तो मतलब कि शेयर्स रख के एक फ़ायदा क्या है, 100 रुपये के शेयर्स है, 10,000, 100 शेयर्स 10,000 बनते हैं, लेकिन हमारे पास एसेट्स 5,000 की दिख रही हैं, तो उसमें हम दिखाएंगे कि हम कहेंगे कि आप अपने 10,000 के 5,000 कर लो, अपने शेयर्स का ऑथराइज शेयर कैपिटल को गिरा लो, इससे पेड अप शेयर कैपिटल को गिरा लो, यहाँ ऑथराइज नहीं होगा, यहाँ पेड अप होगा, अपने पेड अप शेयर कैपिटल को कम कर लो ताकि आपकी बैलेंस शीट अच्छी तो दिखे, सामने वालों को पता चले कि आपके पास लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है। तो इसलिए हम उस पुराने शेयर्स को, जो हमारा लॉस हो चुका है, 5,000 रुपये जा चुके हैं, तो 5,000 को कैंसिल कर देंगे, तो और हमारे पेड अप शेयर कैपिटल सिर्फ 5,000 रह जाएगी। तो उसका पे ऑफ एक्सेस अमाउंट, पे ऑफ एक्सेस अमाउंट क्या होता है कि जो हमारे पास अमाउंट बचा है, हमने 100 रुपये मंगा लिए थे हर एक बंदे से, 100 शेयर्स है, 100 रुपये मंगा लिए थे, तो हमारे पास क्या हुआ कि हम जब काम कर रहे थे, हमने देखा कि हमारे पास 60 रुपये हर यूज़ हुए हैं, 60 रुपये पर शेयर के हिसाब से यूज़ हुए हैं, और 40 रुपये का कोई काम ही नहीं आ रहा, हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है, पैसा आ रहा है, उतने में ही काम हो रहा है। मेंबर्स के हम 40 रुपये शेयर रखे हैं, वो रख ही रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, कंपनी की उस शेयर्स को रिटर्न कर देते, प्राइस को रिटर्न कर देती है कि आपके जो 40 रुपये पर शेयर्स के हिसाब से है, हम उसको पे ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी को उसका कोई काम नहीं है। तो उसको पे ऑफ करने के बाद कंपनी को जो भी, मतलब कि क्या होता है, उसकी फिर पेड अप शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि 100 के हिसाब से 10,000 बनते हैं, फिर उसके बाद 40 उसने रिटर्न कर दिया है, 4,000 कम हो गए, 6,000 बचा, तो उसके हिसाब से उसके पेड अप शेयर कैपिटल रिड्यूस हो जाते हैं। इसका प्रोसेस क्या है, इसका प्रोसेस ऐसे है कि सबसे पहले एसआर पास करना होगा, स्पेशल रिजोल्यूशन, क्योंकि कोई भी हम काम कर रहे हैं वो शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, और उसके लिए हमें मेंबर्स की तो परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम मेंबर्स की पैसे लगे हैं उसमें, और उसी पैसों को हम कम करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें एसआर पास करना पड़ेगा। एल्टर एमओए चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पेड अप शेयर कैपिटल तो एमओए में ही शो होता है, क्लॉज में, ऑथराइज शेयर कैपिटल के क्लॉज में, शेयर कैपिटल क्लॉज में हमें
पेड अप शेयर शो करना पड़ता है तो उसे अल्टर करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। कन्फर्मेशन बाय ट्रिब्यूनल से कन्फर्मेशन लेना पड़ेगा कि हम अपने शेयर्स को रिड्यूस कर रहे हैं। तो क्या करती है ट्रिब्यूनल, पता करती है बाकी मेंबर से कि जो डिसीजन है वो आपसे पूछ के लिया जा रहा है या बिना पूछे लिया जा रहा है, तो उससे परमिशन लिया जाता है। नो सच रिडक्शन ऑन डिफॉल्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। अगर डिपॉजिट में कोई रीपेमेंट कर रखा है, कोई पुराने डिबेंचर होल्डर्स हैं, लोन्स हैं, उनको डिफॉल्ट कर रखा है, तो आप रिडक्शन नहीं कर सकते। मतलब कि हमारे पास 10,000 के चले आ रहे हैं पिछले 2 साल से, और मतलब बैंक लोन है हमारा, वो पिछले 2 साल से चला आ रहा है, तो लेकिन हम उसकी रिपेमेंट करते समय कहते हैं नहीं 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 अभी हमारे पास पैसे नहीं है, और आज हम अपने शेयर्स होल्डर्स को कह रहे हैं आप अपने 40 रुपये ले जाइए, हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो उसके बाद क्या करना होगा, हमें ट्रिब्यूनल जो है, ट्रिब्यूनल यहाँ परमिशन लेनी थी हमें। ट्रिब्यूनल क्या करता है कि आरओसी, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी, इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, वरना सेबी की ज़रूरत नहीं है, क्रेडिटर्स, इन सब से पूछता है कि आपने जो कंपनी डिसीजन ले रही है वो सही है कि नहीं है। तो रिप्रेजेंटेशन इन 3 मंथ के अगर वो लोग कुछ कहते हैं तो ट्रिब्यूनल उसकी जांच करेगा, पता करेगा, जो भी होगा उसके बाद डिसीजन लेगा। और अगर नहीं कहते, मतलब कुछ भी जवाब नहीं देते, तो एल्स प्रेज्यूम दैट नो ऑब्जेक्शन, कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और ट्रिब्यूनल कंपनी को ऑर्डर दे देगा कि वो अपने रिडक्शन कर सकती है। कि ट्रिब्यूनल टू ऑर्डर रिडक्शन ओनली इफ इट इज सेटिस्फाइड विद द एवरी क्रेडिटर हैज बीन डिस्चार्ज, सिक्योर्ड एंड कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन्ड। यानी कि जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं उनको उनका कंसेंट आ गया है, या उनके लिए अच्छे सिक्योर्ड प्रोविजंस बने हैं, कोई डिस्चार्ज कर दिया, या तो पैसे उसे दे दिया हमने कि हाँ हमने सारे डिस्चार्ज कर दिए, अब हमारे पास कोई क्रेडिटर नहीं है, तो कर सकती है रिडक्शन। और ट्रीटमेंट पर्पज सच रिडक्शन इज एज पर अंडर सेक्शन 113 एंड ऑडिटर सर्टिफिकेट। ये सब करने के लिए कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एज पर 133 बनता है, और जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है कंपनी का, उसको उसके सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है कि कंपनी में कोई फ्रॉड नहीं चल रहा, कंपनी अपने उसके पास इतना शेयर्स है कि वो उसको वापस कर दे, कि उसको कंपनी को भी काम नहीं है। उसके बाद ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करेगी, पब्लिश्ड एज पर प्रिस्क्राइब, यानी जैसे प्रिस्क्राइब्ड होगा, न्यूज़पेपर, वेबसाइट जो भी होगा उसके हिसाब से पब्लिश करना है। 30 डेज़ के अंदर आरओसी को सबमिट करना है, अलॉन्ग विथ मिनट्स, यानी कि क्या क्या मीटिंग हुई उसके बारे में भी आरओसी को बताना पड़ेगा, और मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ, अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, मिनट्स में बताना पड़ेगा कि नंबर ऑफ अमाउंट्स क्या है, शेयर कैपिटल जो हम रिडक्शन कर रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू विच इट इज़ टू बी डिवाइडेड, यानी कि अगर हम डिवाइड कर रहे हैं शेयर्स को तो कितने शेयर में दे रहे हैं, ईच शेयर का प्राइस क्या है, डीम्ड पेड अप क्या है, ये सब उसकी वैल्यूज़ बतानी पड़ेगी जो भी हमने डिस्कस किया है। सेक्शन 66 शैल नॉट बी अप्लाई टू बायबैक 68। जो बायबैक हमारे सेक्शन है सेक्शन 68, वहाँ पे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल यूज़ नहीं होता, वहाँ एक अलग प्रोविजंस लगते हैं। वहाँ पे ये नहीं है कि हमारे बायबैक कर लिया तो हम रिडक्शन हो गए, बायबैक के सेक्शन 68 में है, वो अब हम पढ़ेंगे 1-2 सेक्शन के बाद ही है। सेक्शन 66 तो है ही, 67 नहीं है, इसके बाद 68 ही है बायबैक। 67 है लेकिन वो हम आखिरी में पढ़ेंगे। एनी ऑफिसर कंसील नेम ऑफ, मतलब कि क्या होता है कि कभी कभार कंपनी चाहती है कि हमारा रिडक्शन हो, लेकिन कुछ क्रेडिटर्स हैं वो कह रहे हैं नहीं नहीं रिडक्शन हम नहीं करने देंगे, हम ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे। तो उस केस में क्या होता है, कंपनी फ्रॉड करती है। क्या करती है कि क्रेडिटर्स का नाम ही नहीं देती है ट्रिब्यूनल को कि ये हमारा क्रेडिटर है, या फिर उतना अमाउंट ही उसका शो नहीं करती कि वो कितना बड़ा क्रेडिटर है। 2,000 रुपये वाले क्रेडिटर को 2 रुपये दिखा देती है कि 2 रुपये क्रेडिटर। अब ट्रिब्यूनल 2 रुपये वाले के पास तो जाएगा नहीं, इतना वो टाइम वेस्ट तो करेगा नहीं। तो वो क्या करती है कि उसमें अगर कोई फ्रॉड करता है तो उसमें लाइबिलिटी आती है सेक्शन अंडर 447 की, कंसील नेम ऑफ CV, misrepresentation, amount of debt, has knowledge of such, concealment of the misrepresentation। यानी उस कंपनी का जो भी वैल्यूअर होगा, कोई भी एक्सपर्ट होगा, अगर उस सबको इस चीज़ के बारे में जानकारी है या फिर उसने खुद ही कराई है तो वो अंडर सेक्शन 447 के अंदर लायबल होगा। उसके बाद
अगला सेक्शन 62 है, तो इस सेक्शन को हम अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।